26/11 वर्ष 2008 समुद्री रास्ते से आतंकवादियों की एक टोली आधुनिक हथियारों से लैस होकर मुंबई में प्रवेश हुई और उनके द्वारा माया नगरी के ताज कहे जाने वाले ताज होटल पर कब्जा जमाते हुए वहां के स्टाफ और गेस्टों का अपहरण कर लिया। जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसी दौरान सरकार ने आतंकवादी विरोधी दस्ते को आवाज दी और सरकार का आदेश पाकर दिल्ली से एक दल मुंबई की ओर कूच कर गया, जिसमें हमारे रीवा जिले के जाबाज सिपाही राजकुमार तिवारी भी शामिल थे। अपनी कंपनी के साथ मिलकर 60 घंटे के ऑपरेशन के बाद आतंकवादियों को ढेर कर दिया और मुंबई वासियों को आतंकियों की दहशत से निजात दिला दी, जो कि वर्तमान में बिजावर थाने की कमान संभाल रहे हैं। सब इंस्पेक्टर राजकुमार तिवारी ने 26/11 की जीत को केवल आर्मी की जीत नहीं बल्कि समुच्चे देशवासियों की जीत बताया। मुंबई में आतंकी हमले की यादों को ताजा करते हुए तिवारी जी ने बताया कि जब भी दिल्ली से अपने दल के साथ मुंबई पहुंचे तो वहां की जनता ने देशभक्ति नारों और पुष्प वर्षा कर हम सब में एक ऐसा जोश भर दिया जो कि जीत हासिल करने के बाद भी शांत हुआ। तिवारी जी ने आगे बताया कि आतंकवादियों से निपटने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने अपनी टीम के साथ मोर्चा तो संभाला, लेकिन मीडिया का लाइव कवरेज उनकी जीत में आड़े आने लगा। एक ओर आधुनिक हथियार और दूसरी ओर नेटवर्किंग से लैस आतंकवादियों को हमारी हर गतिविधि का पता चल रहा था, लेकिन हमारी टीम जल्द ही समझ गई और उन्होंने सरकार को अवगत कराते हुए तत्काल मीडिया के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद हमारे दल की परेशानियों में कुछ कमी आई और एक बार फिर नई रणनीति के साथ हम सब आतंकवादियों को मार गिराने के लिए डट खड़े हुए। ऑपरेशन के दौरान आतंकी और हमारे बीच जमकर गोलीबारी हुई। हमारे निशाने पर जहां एक ओर आतंकी थे, वहीं दूसरी ओर उनके कब्जे में जो लोग थे उन्हें भी हमें साफ कुशल बचाना था। इस कारण कहीं ना कहीं हम अपने गढ़ों से गोलियां बरसाने में कुछ रियायत भी बरत रहे थे कि हमारे लोग सुरक्षित रहे। तिवारी जी ने बताया कि पूरे 60 घंटे के ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने आतंकवादियों को ढेर कर अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 26/11 के उन पलों को परिवार से जोड़ते हुए राजकुमार तिवारी ने बताया कि मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने मोबाइल के जरिए अपने परिजनों से बात की और यह बताया कि वह विशेष ड्यूटी के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं और मां से आशीर्वाद लेकर मोबाइल बंद करते हुए आतंकवादियों से मुठभेड़ करने लगे। पूरे 60 घंटे बाद जब उन्होंने परिजनों को कॉल किया, मां ने नाराजगी भरे अंदाज में आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक मुंबई ऑपरेशन चला तब तक टीवी से हम नहीं हटे और उन्हें पता था कि हमारे सारे बेटे मिलकर दहशतगर्दों का नाश कर देंगे। राजकुमार तिवारी ने बताया कि वह 60 घंटे भले ही उनके देश के लिए हो, लेकिन परिजनों का हर एक घंटा कई सालों बराबर बीता। यह कहानी सिर्फ राजकुमार तिवारी की ही नहीं बल्कि इस ऑपरेशन में जितने भी देश के सपूत थे, कहीं ना कहीं सभी से मिलती जुलती है। जिंदगी और मौत के बीच महज छोटी सी चूक का फासला रखने वाले इन वीर सपूतों को देश नमन करता है। राजकुमार तिवारी ने बताया कि अपने 16 साल के फौज की नौकरी उन्होंने हमेशा मातृभूमि के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर बहादुरी के साथ की है। एक हकीकत वाकया बताते हुए उन्होंने बताया कि राजौरी जिले के काला मन पहाड़ी इलाके में आतंकवादी गतिविधि सक्रिय होने की सूचना मिली थी कि गांव में आतंकवादी हैं, जिसके बाद हमारा सारा दल रात करीब 1 बजे पहुंचा और कालावन पहाड़ी को चारों तरफ से घेरते हुए अपनी अपनी पोजीशन ले ली। सुबह करीब 4 बजे घंघोर अंधेरे के बीच एक व्यक्ति नजदीक आया। तब ऐसा लगा कि गांव का कोई व्यक्ति है या टीम का। तब चाय के बारे में पूछते ही उसने अपने झोले से ग्रेनाइट निकालने का प्रयास किया। तभी राजकुमार तिवारी ने आते ही उस पर टूट पड़े और काफी देर हाथापाई हुई। उसी दौरान दूसरे जवान के आते ही उसकी राइफल लेकर राजकुमार तिवारी ने सामने खड़े आतंकी को ढेर कर दिया और कालापन पहाड़ी का ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। आज हम आपको उस जाबाज को दिखाने जा रहे हैं जिसने 26/11 में जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। आज हम आपको मिला रहे हैं राजकुमार तिवारी जी से, जो वर्तमान में एसआई है और बिजावर थाने में पदस्थ है। सर नमस्कार। सर मैं सबसे पहले आपका संक्षिप्त में परिचय जानना चाहूँगा। मैं राजकुमार तिवारी, मेरा जन्म रीवा जिले के हनुमाना तहसील के अंतर्गत हुआ था और मेरी 17 साल में मैंने डिफेंस ज्वाइन किया था। तो आर्मी में मैंने 16.5 साल वर्क किया। वहाँ
स्टार्टिंग में डिफेंस में अपने एंटी टेररिस्ट वगैरह में काम किया, और इसके बाद 2007 से लेकर 11 तक मुझे एनएसजी कमांडो के बतौर काम करने के लिए मौका मिला था, और जिसमें मैंने कार्य किया। सर, आर्मी में जाने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? शुरुआती में उस क्षेत्र में लोग तैयारी करते रहते थे, हम लोग भी कुछ देशभक्ति फिल्में देख रहे थे, जैसे बॉर्डर वगैरह फिल्में चलती थी, तो उसमें देख के आदमी को लगता था डिफेंस में जाना है। और अपना क्या सिर्फ फिल्मों को देखने से आपको ऐसा लगा कि मुझे आर्मी में जाना चाहिए, या परिवार में किसी सदस्य से ऐसी प्रेरणा मिली? परिवार में भी गाँव में एक दो लोग थे जो कि आर्मी में थे, और उनको हम लोग देखते थे कि डिफेंस वाले आते हैं तो सब लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। फिर पिक्चरों में आदमी देखता था कि ऐसे होता है, बचपन में तो आदमी फिल्म से ही ज़्यादा बहुत प्रभावित होता है, तो उसमें हमने मूवी वगैरह जब देखी, खासकर बॉर्डर फिल्म देखने के बाद तो काफ़ी उस समय वो हुआ, हमने पिक्चर तैयारी किया ग्रुप में, और उसके बाद आर्मी में जाने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मुझे बेसिकली तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं पड़ा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो प्रिपरेशन स्ट्रांग। हम लोग बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से थे, तो बिल्कुल दौड़ भाग की तैयारी अपनी करते रहते थे, और जब हम लोग को ग्राउंड में दौड़ना पड़ा तो पूरे 1600 मीटर में यही नहीं लगा कि हम लोग थक गए। तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है आर्मी में जाने में कि माँ सबसे ज़्यादा विरोध करती है, तो क्या आपको भी इस विरोध का सामना करना पड़ा? हाँ, ये विरोध का सामना तो थोड़ा माँ को देखिए कष्ट होता ही है, क्योंकि जब हम लोग सिलेक्शन हुआ था फरवरी 1999 में, उस समय कारगिल वार वगैरह का चलने लगा, फिर तो माँ को समस्या तो होती है, हर जगह की है कि किसी का भी बच्चा जैसा है माँ की ममता तो रहती है, ये थोड़ा सा ठंड होता है जब आदमी का विश्वास रहता है तो आदमी। लेकिन आज गर्व होगा बिल्कुल, जो 26/11/2008 शायद पूरा देश इस हमले को जानता है, पूरा देश हिल गया था, और उस ऑपरेशन में आप थे, तो क्या आपकी भूमिका रही है उस ऑपरेशन? उस ऑपरेशन में कि हम लोग कमांडो के बतौर थे, क्योंकि MSG जो स्पेशल एक्शन ग्रुप है, और वो देश के अंदर जो जितने भी एंटी टेररिस्ट होते हैं उस एक्टिविटी को अगर वहाँ की लोकल पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती तो उसको बुलाया जाता है काम करते हैं। हम लोग वहाँ गए और हम लोगों की ब्रीफिंग हुई। मेरा तो पर्सनल ताज होटल में था, क्योंकि जो टेररिस्टों के द्वारा अटैक किया गया था 3 जगह पर था, ताज, ओबराय और नरीमन हाउस। मैं ताज होटल में रहा, और वहाँ हम लोगों की टीम से इंटरवेंशन करके कितने दिन मुठभेड़ हुई थी? ये 60 घंटे ऑपरेशन चला था। 60 घंटे का बड़ा ऑपरेशन। 60 घंटों का बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वहाँ जो टेररिस्ट थे उन्होंने जो लोकल लोग वहाँ रुके हुए थे होटलों में उनको बंधक बना रखा था। तो हम लोगों का समस्या ये थी कि हम लोग कोई ओपन फायर नहीं कर सकते थे, और अपने लोगों को बचाना है टेररिस्ट को। कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी परिस्थिति जो आप कभी ना भूल पाए, साझा करना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें तो बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। एक तो जब हम लोग दिल्ली से गए मुंबई, और मुंबई हवाई अड्डे से उतर के और जब मुंबई DTS की बसों पर बैठे, और वहाँ जनता जो है तो अंगूठा दिखा रहा थी और कमांडो जिंदाबाद बोल रही थी, वो तो कभी नहीं भुलाया जा सकता कि पूरे देश का गर्व आपके ऊपर होता है, और तो उस समय सिर्फ व्यक्ति को देश ही देश दिखता है। कहीं आपको ऐसा लगा हो कि जान खतरे में है ऑपरेशन के दौरान? नहीं, इस तरह की याद आई हो? इस तरह की तो याद नहीं आई, क्योंकि मोटिवेशन बहुत हाई होता है वहाँ, और हम लोगों की जो ब्रीफिंग हुई थी तो उस समय इस चीज़ पर विशेष जोर दिया गया था। जो हमारे कमांडिंग अफसर थे कर्नल सुनील चौहान, मैं उनको समय याद करना चाहूँगा। उनके एक शब्द थे कि हम लोग जिस दिन के लिए पैदा हुए हैं वो दिन आ गया है, और पूरा देश उसकी नज़र हम पर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर भी ऐसा लगा हो आपको कहीं, तो ऐसा क्षण आया हो कि आपको लगा हो कि परिवार वालों को याद किया हो आपने उस टाइम को, अपने माँ या पिता को याद किया हो कि अब हम आतंकियों को ढेर कर देंगे? नहीं, माँ बाप की तो प्रेरणा रहती है। मैं तो उस दिन 26 नवंबर को यहाँ का इलेक्शन था विधानसभा, तो पिताजी से मेरी बात हुई जब हम लोग होटल में जाने के पहले। अब बातचीत करने के बाद हालचाल पूछे, क्योंकि हर आदमी को लगाव होता है अपने प्रति कि हम उसके बाद बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़। हमने बातचीत किया, हालचाल ठीक है। उन्होंने पूछा कि क्या कैसा है, हमने बताया कि सब ठीक ठाक है, और उनको हालांकि घर वालों को इसकी जानकारी नहीं दी कि घर वालों को टेंशन होता है। उसके बाद हम लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए गए, स्विच ऑफ करके, और उसके बाद ऑपरेशन चलता रहा। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो उसके बाद बातचीत की, सबको तब तक टीवी वगैरह से जानकारी मिल गई थी। मतलब इसके अनुभव पल
साबित हुआ है। बिल्कुल। जब किसी आतंकवादी को आपने भेज किया हो या उससे नजरें मिली हो आपके अंदर जाने के बाद? नजरें मिली है और वो तो अब आप उसी काम के लिए हैं ही, बिल्डिंग इंटरवेंशन कर रहे हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो काफ़ी मौके होते हैं। और जो ये इस तरह की फोर्सें हैं, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आपकी सक्रियता कितनी है, आप कितना जल्दी निर्णय ले लेते हैं। 1-2 सेकंड का टाइम होता है, अगर आपका डिसीजन फास्ट है, आपकी एक्टिविटी फास्ट है, तो आप और नहीं तो सामने वाले। सर आर्मी और पुलिस में क्या आपको अंतर नजर आया? आर्मी देखिए दोनों का काम तो जैसा है, आर्मी देश की सीमा पर और दुश्मनों से लड़ने के लिए है, और पुलिस का काम और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसको आंतरिक व्यवस्था के लिए है। और डिफेंस में तो यह है कि आपके सामने दुश्मन है, आपका एक ठोस मतलब हार्ड वर्क है, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको बर्फीली चोटियों पर भी 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार हाइट पर भी जाके आपको वहाँ ड्यूटी करना पड़ता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, खाने पीने की समस्याएं हो जाती हैं। तो उस तरह के माहौल में पुलिसिंग में क्या है कि आपकी जॉब को कोई भी बिल्कुल निश्चित टाइम नहीं है, 24 आवर्स में कहीं भी कोई घटनाएं घट जाए आपको वहाँ पहुँचना है और पब्लिक के बीच में काम करना है। तो है तो दोनों एक ही सिक्के के दूसरे दो पहलू कहा जा सकता है, एक जो है तो अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहता है और एक बाहरी सुरक्षा। जब आप आर्मी में थे, जब छुट्टी मिला करती थी, आप अपने घर जाया करते थे, क्या महसूस हुआ करता था? और उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती थी क्योंकि पहले क्या था कि पहले ये फोन माध्यम नहीं था और पत्र जारी हुआ कर, मतलब लेटर लिखे जाते थे पत्राचार की बात। तो लेटर जब आता था फिर उसके बाद लेटर जब पहुंचा तो आदमी को बहुत खुशी होती थी और ये लगता था कि लेटर के माध्यम से कितने जुड़े हुए। आज हम लोग एक दूसरे से दिन में बात करते हैं, 2 दिन बात नहीं, मुझे लगता है बहुत दिन हो गए, और 15 दिन बाद भी लेटर आता था तो बिल्कुल कनेक्शन होता था। सर अब देश की युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवाओं को यही संदेश है कि आप अपना, जैसे जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं, आप शुरू से ही अपना प्रिपरेशन रखें, अपना फिजिकल फिटनेस अच्छा रखें और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और एक दृढ़ शक्ति से आप देश सेवा करिए। देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यही नहीं कि जो डिफेंस पर या पुलिस है, पैरामिलिट्री है, इसके अलावा भी जो अन्य क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे तो विज्ञान के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में, सभी का देश के विकास में सहयोग रहता है। और सभी को ये चाहिए कि एक जो अनुशासन है, अनुशासन में रह के अपने घर परिवार की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए और आपको अपना देश के विकास में हर जगह योगदान देना चाहिए। ये जो देश के हर एक व्यक्ति का देश के उत्थान में योगदान है, चाहे वो जिस क्षेत्र में काम करता है।